ट्रांसफॉर्मर। आप लोगों ने अपने कॉलोनी के अंदर भी ऐसे है ना डीपी लगी हुई देखी होगी, उसको डीपी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अ डिवाइस यूज्ड टू increase or decrease the alternating voltage। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर हमारे पास है ना, एसी वोल्टेज जिसके बारे में ईएमएफ के बारे में हमने बात की थी, जो जनरेटर से हमने ठीक है जनरेट करवाया था, उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अगर हमारे पास में कोई ठीक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अगर हमें उसको इंक्रीज करना है तो हम ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। वो ट्रांसफार्मर जो इंक्रीज करने के काम आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। द ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर हमारे पास मान लिया ठीक है 300 वोल्ट है, उस 300 को हमें 3000 में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर वोल्टेज को डिक्रीज करना है, ठीक है, तो डिक्रीज करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। तो आप डिफाइन कर पाएंगे इसको। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। जो बढ़ाता है वो स्टेप अप है, जो कम करता है वो स्टेप डाउन, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपको समझ में आता है, उसके टाइप्स आपको समझ में आ रहे हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग बेस्ड होती है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन का। अगर हम प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी के साथ लिंक होगा, और सेकेंडरी के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, वो आपको वहां पे मिलेगा सेकेंडरी के अंदर, और वो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट के फ्लो का अपोज करता है। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है, ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आप इसको केवल इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरे को डिफाइन भी करना है म्यूचुअल इंडक्शन को। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, ट्रांसफार्मर किस तरह से बना होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हमको लेना है, पहला पार्ट है इसका ट्रांसफार्मर का कोर, ठीक है। ये कोर काय का बना होता है, मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन, किस मटेरियल का बना होता है कोर, सॉफ्ट आयरन का। क्यों होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे प्रोसेस पढ़ते समय, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान देंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये स्लोटेड और लेमिनेटेड होता है, स्लोटेड एंड लेमिनेटेड। देखिए स्लोटेड लेमिनेटेड का मतलब क्या, इस चीज को समझना, ठीक है। जैसे आपको सपोज करो कि इतना मोटा आपको उसका लिंब लेना है, कोर बनाना है, ठीक है। सपोज करो कि ये जैसे बीम है ना, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से पूरा ऐसा क्यूबॉइडल इस तरीके से कोर बना हुआ है, दूसरी आर्म ये वाली है, तीसरी आर्म इस तरीके से है, चौथी आर्म ये है। तो हम चाहें तो पूरा सॉफ्ट आयरन का इतना बड़ा, जितना मोटा कोर को लेना है इतना बड़ा पूरा अकेला बनाया जा सकता है पूरा सॉफ्ट आयरन का, लेकिन हम उसको स्लोटेड बनाते हैं। ये स्लोटेड का मतलब क्या, पूरा कंप्लीट बनाने के बजाय उसको पतली पतली पट्टियों में काट दिया जाता है। आप इस चीज को समझना, जैसे एक पतली पट्टी मैंने यहां पे ले ली, ये इस तरीके से मैंने पतली पट्टी यहां पे बना दी। एक्चुअल में ये 3D रहेगी, इसका व्यू मैं इस तरीके से बना देता हूं। ये
ऐसे बना दो। ये इतनी चौड़ी पट्टी है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको, ये ऐसी पट्टी है यहां से पतली पूरी, अपन ने इस तरीके से इसको ले लिया है, ठीक है। अब इस चीज को समझना कि ये जो आपने यहाँ पे पट्टी ली है, ठीक है, ऐसी आपको बहुत सारी पट्टियां लेना है और उसको चिपका देना है आपस में। एक पतली पट्टी इस तरीके से आपको मिल गई यहाँ पे, ठीक है, उस पे दूसरी चिपका देना है, पतले पतले स्लॉट हो गए, ठीक है। उस पे फिर तीसरी चिपका देना, जैसे ब्लेड होती है, ठीक है। ब्लेड, एक ब्लेड ली, उस ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड चिपका दो, थोड़ा थिकनेस बढ़ जाएगी, तीसरी ब्लेड चिपका दो। सारी ब्लेड अलग अलग है, ठीक है, एक के ऊपर एक ब्लेड को चिपकाते जाना है। जितना मोटा कोर अपने को लेना है उतनी ब्लेड आप एक के ऊपर एक चिपकाते जाओ। अब यहाँ पे होगा क्या कि वो कोर पूरा आपको एक दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक नहीं है, वो क्या है, बहुत पतली पतली पट्टियों से मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि हम एडी करंट्स को कम करना चाहते हैं। आप सोचो कि अगर पूरा कोर एक ही होता तो इलेक्ट्रॉन के पास फ्रीडम है, वो कहीं पे भी घूमेगा कोर के अंदर, जहां चाहे वहां जा सकेगा। लेकिन अगर स्लोटेड कर दिया हमने, ठीक है, अब मैं इसका व्यू आपके सामने बना देता हूं, ठीक है। एक्चुअल कोर आपको किस तरीके से दिखाई देगा, सामने से फ्रंट में आपको ये दिख रहा है इस तरीके से। इसके ऊपर आपको दूसरी पट्टी चिपकाना है, ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई दूसरी स्ट्रिप आपने इस तरीके से लगा दी, ठीक है। अभी भी आपकी कोर की थिकनेस पूरी नहीं हुई है, आप उसको और मोटा बनाना चाहते हैं, एक पट्टी और आपने इसके ऊपर लगा दी, इस तरीके से आपकी तीसरी पट्टी हो गई, ठीक है। आपको जितना थिक इस कोर को रखना है उतनी पट्टियां एक एक करके आप इसके ऊपर लगाते जाओ, कोर की थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सारी पट्टियां जो है ये लेमिनेटेड होती है। एक सॉफ्ट आयरन की एक पट्टी हमने पतली निकाली, उसके ऊपर हमने लेमिनेशन चढ़ा दिया, जैसे इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है ना आपका, इस तरीके से प्लास्टिक का लेमिनेशन होता है, ठीक है। एक स्लोट कर दिया, उसका लेमिनेशन कर दिया, दूसरी पट्टी ली, उसको भी लेमिनेट कर दिया, दोनों को आपस में चिपका दिया। अब कोर की थिकनेस बढ़ गई, लेकिन एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेशन, लेमिनेट कर दिया आपने। ऐसे दूसरी के बाद तीसरी वापस लेमिनेटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन नहीं है एक पट्टी से दूसरी में जाने की, क्योंकि बीच में इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। लेकिन पूरा कोर आपको ऐसा थिक कोर मिल जाएगा सॉफ्ट आयरन का। समझ में आ रही बात? इससे इलेक्ट्रॉन्स पे रेस्ट्रिक्शन लग गया, वो जहां मन में आएगा वहां नहीं घूम सकेगा। जो पहली स्लॉट के इलेक्ट्रॉन है वो पहली स्लॉट में ही घूमेंगे, दूसरी स्लॉट वाले दूसरी में घूमेंगे। इससे जो एडी करंट फॉर्मेशन की जो कंडीशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा घूम पाएंगे, ना करंट ज्यादा बनेगी। इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर फ्रीडम ज्यादा है घूमने का, तो करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसी पर्टिकुलर स्ट्रिप में घूमने के लिए, तो एडी करंट यहां से मिनिमाइज हो जाएंगे। तो हमने स्लोटेड और लेमिनेटेड कोर लिया है किसका, सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। इस कोर के ऊपर हमको क्या करना है, ठीक है, सेकंड पार्ट में इसका लिख रहा हूं, यहां पे हमको लेना है वाइंडिंग्स ऑफ कॉपर वायर। यहां आपको दो वाइंडिंग लेनी होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, एक को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। यहां वाइंडिंग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सोलेनोइड। आपको आयरन कोर के ऊपर क्या करना है, कॉपर वायर को इस तरीके से लपेटना है, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं यहां पे ये जो आपका सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसके ऊपर यहां मैंने इस तरीके से ये ले ली प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और जो लिंब आपको दिखाई दे रहा है कोर का, उसके ऊपर वायर को लपेटना है, ऐसे सोलेनोइड बनाना है, ठीक है। यहां पे इस तरफ भी क्या करोगे, यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग हम लेंगे। ये मैं आपके सामने सेकेंडरी वाइंडिंग बना रहा हूं इस तरीके से, ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करना है कि ये जो कॉपर वायर आपने यहां पे लिया है, इस कॉपर वायर को आप कैसा यूज करें, इसको थिक रखना है, मोटा रखना है, ठीक है। थिक रखने से क्या होगा, हीट लॉस कम से कम होगा। आपको पता है कि वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। थिक वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, R = ρ L/A। मोर इज द एरिया, लेस इज द रेजिस्टेंस। तो वायर को मोटा रखा जाता है ताकि रेजिस्टेंस कम हो, और रेजिस्टेंस कम होगा तो जूल हीट लॉस जो होता है I² RT, ठीक है। R कम होगा तो Hb क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अंकिता सुन रहे हो क्या? हाँ। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि सब यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे, है ना? आप देख रहे हो कि देख रहे हो ये पता नहीं, लेकिन लगना चाहिए। ठीक, चल। तो इस तरीके से आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे बना दी। मैं इसको लिख देता हूं, ये P है और ये S है। ठीक, अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बन चुकी है। अब आपको सोर्स लेना है। अभी हमने कहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो जो सोर्स हम लेने वाले हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे तभी तो इंक्रीज डिक्रीज करेगा, हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम नंबर 3 यूज कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एसी। ठीक है, वोल्टेज भी लिख दो आगे। ठीक है, एसी वोल्टेज लिख रहे हैं, मतलब है ना, ये लिखने बोलने में बोले अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, लेकिन वोल्टेज के साथ बोलेंगे तो एसी वोल्टेज ही बोलना है ना। उस समय करंट का कोई काम नहीं रहेगा, डायरेक्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाएगा। लिखने में ऐसा लिखते हैं, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स आप लगा दो। कहां पे लगाओगे? प्राइमरी पे। हमें जो वोल्टेज कम या ज्यादा करना है वो किसको देना है? प्राइमरी को देना है। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग के आपको दोनों सिरे दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आपको यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर देना है। ये सिंबल है आपके अल्टरनेटिंग सोर्स का। ठीक है, डीसी सोर्स आप कैसे बनाते थे आपको पता है, बैटरी या सेल बनाते थे डीसी के लिए इस तरीके से, ये डीसी का सिंबल है और ये एसी का सिंबल है। एसी सिंबल के लिए इस तरीके से साइन वेव दिखाना। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सोर्स हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो वोल्टेज हम यहां से प्रोवाइड करने वाले हैं, इनपुट वोल्टेज, उसको मैं मान रहा हूं V1। ये V1 हमारा इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब क्या मिलेगा आगे, उसके वर्किंग के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, जो आउटपुट हम लेने वाले हैं, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे इनपुट। ठीक है, आउटपुट जो हमको मिलने वाला है वो आउटपुट हम यहाँ पे सेकेंडरी पे लेंगे। ये आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया? रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? V2। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आउटपुट। ठीक है, अब सोचो यहां करंट होगी इस कॉइल के अंदर, वो करंट कहां फ्लो करेगी? इस रेजिस्टेंस में। करंट अगर रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ओम्स लॉ से, V बराबर IR। तो वो पोटेंशियल आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां पे मिल जाएगा पैरेलल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा V1 है, आउटपुट वोल्टेज जो भी हमको मिलने वाला है वो क्या है? V2। अब वो बढ़ा हुआ मिलेगा कि कम मिलेगा उसके बारे में अपन वर्किंग के दौरान चर्चा करेंगे। ठीक, ये आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पे बन चुका है। कुछ एजम्पशंस हमको लेना है, वो एजम्पशंस में यहाँ आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, एजम्पशंस हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे 2 कॉलम और बना दिए मैंने, एक प्राइमरी के लिए एक सेकेंडरी के लिए। चलिए, क्या क्या लें? सबसे पहले ले लेते हैं हम इनपुट वोल्टेज, या डायरेक्ट लिख दो आप यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, प्राइमरी पे अपन इनपुट दे रहे हैं, क्या मान रहे हैं उसको? V1। सेकेंडरी पे आउटपुट मिलेगा V2। EMF, ये EMF वो जो इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, आप चाहो तो पूरा लिख दो इंड्यूस्ड EMF। ठीक, इंड्यूस्ड EMF जो प्राइमरी पे होगा उसको E1 मान लेते हैं, जो सेकेंडरी पे इंड्यूस होगा उसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ले लें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स को मान लिया N1। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, प्राइमरी में कम लिए हैं हमने, सेकेंडरी में ज्यादा लिए हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को N1 मान लिया, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको N2 मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एरिया ले लेता हूं, तो एरिया को सेम रखना है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। डायग्राम में चाहे वो कम बनाने के चक्कर में ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा आपको ध्यान रखना है कि ये जो टर्न का एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का सोलेनोइड का, इधर का और इधर का एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? उसके पीछे भी कारण है कि यहाँ पे जो आपने कोर बनाया है, ये जो कोर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
ये कोर की थिकनेस सेम है, पूरा कोर एक जैसा है, तो उसके ऊपर जो टर्न आप लपेटोगे तो उसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पे एरिया लिख दिया है जो कि सेम है। ठीक है, करंट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो करंट को प्राइमरी में आप चाहो तो I1 या I1 मान लो। ठीक है, सेकेंडरी में है ना, मैं इसको अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, कैपिटल I1 स्मॉल I1 इसको समझना है। कैपिटल मतलब हम जो फ्लो करवा रहे हैं, जो इंड्यूस्ड होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, डायरेक्ट स्मॉल I1 I2 मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों को बराबर क्यों मान लेंगे, देखो हमने V1 E1 दो वोल्टेज माने, V1 कौन सा जो हमने दिया है सोर्स की मदद से, और E1 कौन सा जो इंड्यूस हुआ है। अब प्रैक्टिकली आप समझते हैं कि V1 की तुलना में E1 हमेशा कम होगा, क्योंकि लॉसेस भी तो होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जितना दिया है वो पूरा का पूरा इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन हम आइडियली मान के चलते हैं ट्रांसफार्मर की कोई लॉस नहीं है। अगर कोई लॉस नहीं है मतलब जितना हमने दिया है वोल्टेज वो पूरा का पूरा इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को आप? ठीक है, तो आइडियल केस में हम V1 और E1 को क्या मानेंगे, इक्वल। V2 और E2 को आउटपुट में क्या मानेंगे, सेकेंडरी में इक्वल, आइडियल कंडीशन में। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ V1 बड़ा होगा, E1 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि V1 हमने दिया है, उसकी वजह से E1 आया है। कुछ लॉस होगा, उसके बाद E1 इंड्यूस होगा, तो E1 क्या हो जाएगा, छोटा। अगर यहाँ E2 V2 में अगर बात करें तो E2 की वजह से V2 है, E2 पहले इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी में, तब जाके हमको क्या मिलेगा आउटपुट में, V2 मिलेगा। तो E2 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा E2 की तुलना में। लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि वो बराबर है। लॉस को हम क्या मान रहे हैं, 0। समझ आ रही है बात? लेकिन मैंने लिखने में अलग अलग लिखा है, E1 E1 V2 V2। ये इंड्यूस्ड वाले हैं, ये अप्लाइड है, और ये रिसीव्ड है जो आउटपुट में मिलेगा। ठीक, यहां पे हम एक और चीज मान लेते हैं, फ्लक्स पर टर्न। अब सोचने वाली बात है, जब आप यहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोगे, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से इस कॉइल के अंदर जो करंट होगी वो कौन सी होगी, अल्टरनेटिंग करंट। आप समझ रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर कम होके 0, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर बढ़ेगी अपोजिट में, फिर कम होके 0, फिर बढ़ेगी, कम होके 0, फिर बढ़ेगी, साइन वेव चलेगी इस तरीके से जैसे बात की अपन। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर यहाँ पे है तो करंट भी कैसी होगी, अल्टरनेटिंग। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगी तो करंट कम होगी। तो अल्टरनेटिंग करंट जब इसके अंदर फ्लो करेगी तो उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, वेरिंग फ्लक्स होगा। आप जानते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, phi इज इक्वल टू BA cos थीटा। ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। B के बारे में आपने पढ़ा है, B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट Ni, सोलेनोइड है। ठीक है, अब चूंकि करंट यहाँ पे वेरिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, करंट वेरी करेगी तो B वेरी करेगा, B वेरी करेगा तो phi वेरी करेगा, और phi अगर वेरी कर रहा है तो EMF इंड्यूस होगा कितना, -d∅dt के बराबर। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे जब वोल्टेज हम V1 देंगे तो उस V1 की वजह से यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगी, मैं डायरेक्ट स्मॉल I1 लिख रहा हूं। वैसे कैपिटल I1 भी होगा, स्मॉल I1 भी होगा, आइडियली उसको अपन बराबर मान के चलेंगे। मैं क्या मान रहा हूं, केवल स्मॉल I1। ये इंड्यूस्ड करंट है। इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से, जो कि वेरिंग करंट है, इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहाँ पे चेंजिंग फ्लक्स होगा। चेंजिंग फ्लक्स की वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। यहाँ प्राइमरी पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसको क्या मान लिया, E1। अब सोचो कि जो फ्लक्स है, वेरिंग फ्लक्स है, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। वेरिंग फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, कोर के साथ। अब ये कोर हमने सॉफ्ट आयरन का क्यों लिया है, इस पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट का सेकेंड पोर्शन मैग्नेटिज्म जिसका नाम था वो सिलेबस से हट गया है। अगर नहीं हटता तो हम पढ़ते उसके बारे में। मैं आपको केवल बता देता हूं प्रॉपर्टी कि ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जैसा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, 3 तरीके के मटेरियल होते हैं जो न्यूटन ने क्लासिफाई किए थे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से बहुत इजीली पास होने देता है, या इनवाइट करता है, एक तरीके से अपन ऐसा कह सकते हैं। मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही है स्ट्रेट,
आपने उठा के इसमें एक मटेरियल रख दिया, मान लो ये पीस रख दिया आपने सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन का पीस रखोगे तो क्या होगा, ये जो लाइन बाहर से निकल रही थी ये लाइन भी ऐसे बेंड हो जाएगी और इसके अंदर से होके निकलेगी इस तरीके से। ये जो लाइन बाहर से निकल रही थी ये भी इसके अंदर से पास होगी। यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइंस उसके अंदर होकर जाए। मतलब मैग्नेटिक लाइन कभी भी सॉफ्ट आयरन को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब हमने सॉफ्ट आयरन का कोर बना दिया। देखो ये जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर कौन है, सॉफ्ट आयरन। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, सोलेनोइड है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक लाइन जाएगी साउथ से नॉर्थ वो किसके अंदर निकल रही है, कोर के अंदर। अब चूंकि कोर सॉफ्ट आयरन का है तो आपको पता है कंडीशन, मैग्नेटिक लाइन इस कोर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। कोर अगर यहाँ से टर्न ले रहा है मैग्नेटिक लाइन भी मुड़ जाएगी कोर के साथ, यहाँ पे फिर मैग्नेटिक लाइन मुड़ जाएगी। मतलब मैग्नेटिक लाइन जो है वो कोर के अंदर ही घूमती रहेगी इस तरीके से। जब इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, पहले ये नॉर्थ और ये साउथ, तो लाइन ऐसे जा रही है साउथ टू नॉर्थ अंदर, मतलब ऐसे घूमेगी लाइंस। जब इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है, ये साउथ ये नॉर्थ हो गया तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे जाएगी, तो वो ऐसे घूमेगी। फिर आधी साइकिल में ऐसे घूमेगी लाइंस, आधे हाफ में ऐसे घूमेगी। समझ आ रही बात आपको? तो यहाँ जो मैग्नेटिक लाइन से जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है प्राइमरी के अंदर, वो कोर के अंदर होते हुए किसके साथ लिंक होगी, सेकेंडरी। देखो उसी कोर के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट के रखा है आपने। मतलब जितनी लाइंस यहाँ पे है, जितना फ्लक्स यहाँ पे है, उतना का उतना फ्लक्स कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा हूँ, देखो मैंने लिखा है फ्लक्स पर टर्न, ठीक है। तो फ्लक्स पर टर्न को हम फाई मानते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फाई। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी पे वो सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है। फ्लक्स लीकेज को मैंने जीरो मान लिया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा फ्लक्स वहां चला जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जाएगा 99%, लेकिन कुछ लीकेज तो होगा ही होगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि एक टर्न पे फ्लक्स कितना है, 5। अगर इधर 5 है तो उधर भी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पूरा फ्लक्स वहां पे लिंक हो रहा है सेकेंडरी के साथ में, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर होते हुए, ठीक है। तो फ्लक्स पर टर्न जो रहेगा वो सेम रहेगा दोनों को, उसको हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया। कोई समस्या इसके अंदर? अब ध्यान देंगे क्या होगा। मैं वर्किंग के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपने इस तरीके से कर दिया है हमें। वर्किंग देख लेते हैं इसकी। क्या किया हमने, जैसे ही आप इस सोर्स को ऑन करोगे यहां पे वेरी करता हुआ वोल्टेज काम करेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से अल्टरनेटिंग करंट होगी। अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, करंट वेरी करेगा, बी वेरी करेगा, बी वेरी करेगा, फाई वेरी करेगा। चेंजिंग फ्लक्स है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। किसकी वजह से, यहां पे जो हो रहा है वो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। इसके अंदर खुद की करंट है, खुद के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन वो फ्लक्स कोर के अंदर होते हुए कहां लिंक हो रहा है, सेकेंडरी के साथ। इसके अंदर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ रही बात? करंट इसके अंदर चेंज हो रही है, इसका फ्लक्स लिंक हो रहा है इसके साथ, क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपन क्या मान ले, E2। अब सोचने वाली बात है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वेरिंग होगा, क्योंकि फ्लक्स वेरी कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या करेगा, वेरी करेगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहां पे जो करंट फ्लो करेगी उसको अपन क्या मान ले, I2। यानी ये I2 जो रहेगा ये इधर करंट चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। वो जो पहले पढ़ा है आपने म्यूचुअल इंडक्शन में वो सारा काम होगा यहाँ पे। समझ आ रही बात? ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट कहां फ्लो करेगी, लोड रेजिस्टेंस के अंदर। जब यहां करंट फ्लो करेगी तो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही पोटेंशियल आपको कहां मिलेगा, आउटपुट। मतलब ओम्स लॉ से आप लिख सकते हो V2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 इंटू R। जो इंड्यूस करंट फ्लो कर रही है वो इंटू रेजिस्टेंस, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप अपने यूज के लिए ले सकते हो, उपयोग कर सकते हो। ठीक, पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार और रिपीट कर दूं मैं। हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से वेरिंग करंट यहाँ फ्लो करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इस ईएमएफ की वजह से
ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ जो फ्लक्स चेंज होगा वो फ्लक्स चेंज यहाँ पे भी लिंक होगा, उसी फ्लक्स की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगी, करंट की वजह से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा जो आउटपुट मिल जाएगा। आइडियल कंडीशन में इन केस ऑफ नो लॉस जो हम मान के चल रहे हैं, ये वोल्टेज इसके बराबर होगा, ये वोल्टेज इसके बराबर होगा, इन केस ऑफ नो लॉस, ठीक है, हमेशा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। आपने क्या माना है, फ्लक्स पर टर्न, फ्लक्स पर टर्न कितना है 5, ठीक है, तो आप टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो प्राइमरी में। मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहाँ पे टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल फ्लक्स कितना होगा, अगर मैं इसको phi1 मान लूं तो phi1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या इसको मैं n1 लिख सकता हूं, एक टर्न पे फ्लक्स phi है, टोटल टर्न्स कितने हैं n1, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा n1 फ्लक्स पर टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। समझ रहे बात को, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा सेकेंडरी में, बताओ, अगर मैं इसको phi2 मान लूं तो कितना हो जाएगा, ये n2 phi, पर टर्न फ्लक्स उधर भी phi है, लेकिन वहां नंबर ऑफ टर्न्स अधिक है, आपको जो डायग्राम में दिखा है। आप कम भी ले सकते थे, इधर ज्यादा ले लेते उधर कम ले लेते थे, n2 छोटा हो जाता। अभी हमारे केस में क्या है, n2 बड़ा है, n1 छोटा है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो फ्लक्स पर टर्न तो सेम है, लेकिन वहां नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए हैं, तो टोटल फ्लक्स phi2, बट ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दोनों में फ्लक्स मिल गया, प्राइमरी और सेकेंडरी में टोटल फ्लक्स, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हो, ठीक है। लिखूं मैं यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, कौन सा लॉ यूज करोगे, फैराडे का, सॉरी प्राइमरी बोल रहे हैं ना, E1, फैराडे का सेकंड लॉ यूज करें। क्या होता है, E इज इक्वल टू, तो E1 बराबर क्या होगा, माइनस, प्राइमरी में टोटल फ्लक्स को आपने phi1 माना है ना, तो माइनस d phi1 बाय dt, पुट कर दो phi1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे, क्या होगा, माइनस d बाय dt ऑफ phi1 क्या है n1 phi, और सोल्व करेंगे इसको, माइनस एज इट इज n1, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, ये तो वेरी करेगा नहीं, बाहर कर दो, क्या बचेगा अंदर, d phi बाय dt, इक्वेशन 1। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी आपको मिल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, फैराडे का नियम यूज किया है, माइनस डी फाई बाई डी टी, या फाई को phi1 माना है आपने, डी phi1 बाई dt हो जाएगा, phi1 की वैल्यू पुट करोगे, n1 नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, वो तो वेरी करेंगे नहीं, उनको बाहर निकाल दिया n1 को, डी फाई बाई dt मिल जाएगा, ठीक है। यही बात अगर अपन सेकेंडरी के लिए करें, मैं आपके सामने लिख देता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो क्या करोगे, क्या लिखोगे उसको, E2, देखो क्या माना है आपने, क्या लिखोगे, माइनस डी phi2 बाय dt, वहां टोटल फ्लक्स को आपने phi2 माना है, आपके सामने लिखा हुआ है phi2, ये phi2 की वैल्यू उठा के पुट कर दें यहाँ पे, क्या मिलेगा, माइनस d बाय dt ऑफ phi2 कितना है, इज इक्वल टू n2 phi। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स n2 कांस्टेंट है, वो तो वेरी करेंगे नहीं, फ्लक्स वेरी करेगा, जो टर्न्स एक बार ले लिए सो ले लिए, ठीक है। n2 को क्या कर दें, माइनस साइन एज इट इज, n2 को बाहर कर दिया, क्या बचेगा, d phi अपॉन dt, इट इज सेकंड इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको E1 और E2 मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करता हूं, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेशियो निकाल रहा हूं E2 बाय E1 का, सेकेंडरी ईएमएफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी ईएमएफ, ठीक है। तो E2 बाय E1 अगर आप करोगे तो देखो E2 की वैल्यू क्या है, माइनस n2 डी फाई बाई डी टी अपॉन E1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में एक जैसा है, सेम रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, n2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये n2 बाय n1 जो मिल रहा है, ये किसका रेशो है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन, बात समझ में आती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे R से,
और इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के N2/N1, इसको N1/N2 नहीं लिख सकते हो आप, ध्यान रखना है N2/N1 ही रखना है, ठीक है। ये रेशो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। अब इसके बारे में भी बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में। पहले इस इक्वेशन को उठा के मैं यहाँ सामने आपके लेके आ जाता हूँ। ये लेमिनेटेड को यहाँ नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि उधर जगह मिल जाए हमको। ये लिख दिया यहाँ पे स्लॉटेड एंड लेमिनेटेड, ठीक है। मैं यहाँ इसको लेके आ रहा हूं, ध्यान देंगे क्या लिखा है आपने, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इस केस में? पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं केस 1। पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है N2 ग्रेटर देन N1। सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है। समझ में आ रही बात? अगर N2 बड़ा है N1 से, उस कंडीशन में N2 ग्रेटर देन N1 में लिख रहा हूं। अगर N2 ग्रेटर देन N1 है तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, मतलब N2/N1 की वैल्यू क्या मिलेगी? ग्रेटर देन 1। डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1। मैं यहाँ लिख रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो R, जिसको आप किसके बराबर लिख रहे हो? N2/N1 के। ये ग्रेटर देन क्या मिलेगा? 1 के। अगर ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब E2 बड़ा होगा किससे? E1 से। और आपने बोला है कि अगर आइडियल कंडीशन में बात करें तो E2 बराबर होगा V2 के और E1 बराबर होगा V1 के। तो मैं यहाँ E2/E1 को किसके बराबर लिख सकता हूँ? V2/V1 के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ नो लॉस, अगर कोई लॉस नहीं है एनर्जी का आइडियल कंडीशन में, तो E1 को V1, V2 को V2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? N2 बड़ा है N1 से, मतलब ग्रेटर देन 1 रेशो, ठीक है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? V2 ग्रेटर होगा किससे? V1 से। देखो N2 बड़ा है N1 से, तो V2 भी बड़ा होगा V1 से। और V2 अगर V1 से बड़ा है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है इनपुट वोल्टेज की तुलना में। आउटपुट अगर ज्यादा मिल रहा है मतलब ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो गया? स्टेप अप। समझ में आ रही बात है? स्टेप अप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है ग्रेटर देन 1 होगा, किसके लिए? स्टेप अप के लिए, ठीक है। मतलब जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मर वो कैसा है? स्टेप अप। अगर एग्जाम में स्टेप अप के नाम से पूछते हैं तो ये टर्न्स कम और ये ज्यादा दिखने चाहिए डायग्राम में। ऐसा नहीं है कुछ लोग लपेटते हैं तो 3-4 यहाँ लपेट दिए, 3-4 वहां लपेट दिए।